आइए अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत करते हैं। किसी भी राज्य की तरक्की कहा जाता है कि वहां से भ्रष्टाचार को खत्म किए बिना नहीं हो सकती है, और ये बात वैसे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बहुत अच्छे से जानते हैं। भ्रष्टाचार को खत्म करने का संकल्प उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिया था, और क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी की है, सो भ्रष्टाचार के खिलाफ जाहिर है कि सबसे पहले एक्शन होगा ही। जो आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन की शुरुआत कर दी है, और दावा किया जा रहा है कि 30 दिन में बदलाव देखने को मिलेगा। क्या है भगवंत मान का प्लान, आपको दिखाते हैं। फोन नंबर तुसी नोट कर लो, 9501 200 200, यानी कि 9501 200 200। ये नंबर पंजाब में नया प्रयोग है, जिसके सहारे आम आदमी पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार को खत्म कर देने का दावा कर रही है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहली बार दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने मोबाइल नंबर जारी किया था। केजरीवाल की तर्ज पर ही भगवंत मान ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन का आगाज कर दिया। दावा किया कि अफसर हो या मंत्री, अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। लोगों को बस इतना करना है कि रिश्वत मांगते हुए लोगों का वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर भेजना है। बाकी का काम सरकार का होगा। जे तुहाडे कोले कोई रिश्वत मंगण दी वीडियो ਜਾਂ जे तुहाडे तो कोई रिश्वत मंगदा है ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ कि काम तेरा मैं ਤਾਂ कराऊंगा, पहला मैनूं आ कमीशन दे, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ मना ना करियो, वीडियो बना के इस नंबर ते भेज दिओ। एक मैं बेनती करनी चाहुंदा कि सिर्फ भ्रिष्टाचार नाल संबंधित करप्शन नाल संबंधित वीडियो भेजिओ। बाकी ਜਿਹੜੇ मसले ने ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ विभाग ने ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜੋਗੇ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਡਾ ਸਟਾਫ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੂਗਾ ਨਿਰਪੱਖ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ कोई साडा विधायक होवे, उते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाऊगी। दिल्ली में जब केजरीवाल ने सत्ता संभाली थी तो एक नंबर जारी किया था। लोगों से अपील की थी कि अगर कोई रिश्वत मांगे तो मना नहीं कीजिए, बल्कि उसका वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। इसका मैसेज जनता में अच्छा गया और केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख का परसेप्शन बनाने में कामयाब रही। पंजाब की नई सरकार का भी यही इरादा है। अब समझ लीजिए कि ये एंटी करप्शन एक्शन लाइन काम कैसे करेगी। सबसे पहले रिश्वत मांगते हुए ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड करना होगा। उसे 9501200200 पर व्हाट्सएप करना होगा। एंटी करप्शन एक्शन लाइन के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, जो इस पर आने वाली शिकायतों पर नजर रखेगी। इन शिकायतों को तुरंत आगे कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। ऑडियो या वीडियो की सत्यता की जांच होगी। अगर वो सही पाई जाती है तो कसूरवार के खिलाफ सीएम ऑफिस से ही कार्रवाई के आदेश दिए जाएंगे। अच्छी बात ये है कि इस एंटी करप्शन नंबर की रिपोर्ट रोजाना मुख्यमंत्री को भेजी जाएगी, यानी भगवंत मान की नजर इस पर रहेगी कि कितनी शिकायतें आई और कितनों पर कार्रवाई हुई। भगवंत मान का दावा है कि अगर पंजाब के लोगों ने साथ दिया तो इसके जरिए 1 महीने में वो भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे। इस मुहिम दे विच मैनूं 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए। जे तुसी साथ देवोगे तो यकीन मन्निओ आपां 1 महीने दे विच विच पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त कर दांगे, तो शहीदां दी आत्मा नूं थोड़ा जिहा सकून मिलूगा कि चलो कुछ तां होण लग्या, उन्हां दे सुपने दी आज़ादी वल नूं कोई एक अद्धा कदम तां पुट्टिया जाण लग्या। पंजाब में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा रहा है। माना जा रहा है कि पंजाब के लोगों ने भ्रष्टाचार खत्म करने के केजरीवाल के दावे पर भरोसा करके ही पार्टी को विशाल जन समर्थन दिया है। ऐसे में भगवंत मान पर लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की चुनौती है। शहीद दिवस के मौके पर भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को श्रद्धांजलि देने के साथ ही उन्होंने एंटी करप्शन एक्शन लाइन जारी किया और उम्मीद जताई कि इसके जरिए बेहतर पंजाब बनाएंगे। फिरोजपुर से कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वैसे भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान काम नहीं है, लेकिन हेल्पलाइन या फिर एक्शन लाइन जैसी पहल से लोगों को बदलाव का एहसास होता है। रिश्वत मांगने वाले अधिकारी या नेता को मैसेज मिल जाता है और खुलेआम हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम भी लगती है। भगवंत मान ने दिल्ली की तर्ज पर इस नंबर को जारी किया है। दावा यह किया जाता है कि दिल्ली में एंटी करप्शन हेल्पलाइन बेहद कारगर साबित हुई है। और दिल्ली में कैसे एंटी करप्शन हेल्पलाइन काम करती है, ये मैं आपको समझाती हूँ। एक्शन में है पंजाब सरकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुर्सी संभालते ही बहुत सारे ऐलान किए हैं, जिसमें आज यानी कि 23 मार्च को एक बहुत बड़ा ऐलान उन्होंने किया है। एंटी करप्शन एक्शन लाइन का बाकायदा एक नंबर जारी किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल दिल्ली की तर्ज पर ही काम करेगा। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद पर बैठते ही अरविंद केजरीवाल ने 42 दिन में एक्शन लिया था भ्रष्टाचार के खिलाफ, और उसी संकल्प को पंजाब सरकार भी दोहरा रही है। पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करना है और इसीलिए बकायदा 9501200200 नंबर है, जिसमें ऑडियो या वीडियो बनाकर इस नंबर पर, ये व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर भेजा जा सकता है। और जिसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं पंजाब सरकार ने अपनी वेबसाइट पर भी आज इसके बारे में सूचित कर दिया है, एंटी करप्शन एक्शन लाइन। लेकिन उससे पहले दिल्ली सरकार का भी ये ऑफिशियल पेज है, जिसमें दिल्ली सरकार की भी आप देखेंगे कि एंटी करप्शन ब्रांच है और इसमें भी बाकायदा एक हेल्पलाइन नंबर है 1031। यहाँ पर आप कॉल करके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ या कोई भी दूसरी शिकायत है दर्ज करा सकते हैं। पंजाब सरकार का नंबर है, लेकिन दिल्ली में किस तरीके से हेल्पलाइन काम करती है, चलिए बात करने की कोशिश हम करेंगे। 1031 पे हम डायल करके बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये हेल्पलाइन नंबर किस तरीके से काम करता है। गवर्नमेंट हेल्पलाइन। कोरोना या अस्पताल से संबंधित शिकायत के लिए 1 दबाएं, भ्रष्टाचार संबंधित शिकायत के लिए 2 दबाएं। ई डिस्ट्रिक्ट। नमस्कार, दिल्ली सरकार की हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं दिव्य आपकी कैसे सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार जी, मेरा नाम नवजोत है। मैं गुड न्यूज़ टुडे चैनल से बोल रही हूँ। हम जानना चाहते हैं कि आपकी ये हेल्पलाइन कैसे काम करती है। जिस तरीके से अभी हमने ये नंबर डायल किया है 1031, तो आपसे संपर्क हुआ है हमारा, तो इसके बाद क्या प्रोसेस रहता है? मैम, इस हेल्पलाइन नंबर पे दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कंप्लेंट नोट की जाती है। जी। दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम आती है, दवा नहीं मिल रही है, फिर सही से ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, जिसकी कंप्लेंट यहाँ नोट की जाती है। जी। कोविड की से जुड़ी जितनी जानकारियाँ होती हैं यहाँ दी जाती हैं, जैसे वैक्सीन सेंटर कहाँ है, वैक्सीन लगवानी है, ये सारी चीजें दी जाती हैं। जी। और करप्शन की जो कंप्लेन है नोट की जाती है। जी। और करप्शन की कंप्लेन नोट करने के बाद क्या आप कोई कंप्लेंट नंबर भी देते हैं? जी, हॉस्पिटल की कंप्लेन नोट करने के बाद कंप्लेन नंबर देते हैं। करप्शन की कंप्लेन हम यहाँ से आगे फॉरवर्ड करते हैं, उसके हम कंप्लेन नंबर हम यहाँ से नहीं देते हैं। जी। और उसके बाद जो उस पर एक्शन होता है उसके बारे में क्या सूचित किया जाता है जो आपको फ़ोन कर रहा है? मैम, इसकी जानकारी हमारे पास नहीं होती है। हमारा डिपार्टमेंट एक्शन करता है, हमारा काम बस कंप्लेन लेना है। जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो मैंने कोशिश की थी इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करने की, यानी यहाँ पर अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो आप इस नंबर पर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं, जो कि फिर उसके बाद आगे जांच के लिए ये कंप्लेंट ली जाती है। भारत में करप्शन का मुद्दा वैसे नया नहीं है। दशकों से देश में मौजूद भ्रष्टाचार के निपटारे के तौर तरीकों पर बहस होती रही है। आज़ादी मिलने के 16 साल के अंदर ही भ्रष्टाचार देश में एक बड़ा सियासी और सामाजिक मुद्दा बन चुका था। साल 1963 में ही लोकसभा की कार्रवाई के दौरान भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर पहली बार बहस हुई थी। 59 साल बीत गए हैं, आज भी भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अचूक राजनीतिक हथियार बना हुआ है। समय समय पर हुए बड़े बड़े आंदोलन भी करप्शन को जड़ से मिटा नहीं पाए हैं, इससे जुड़ी व्यवस्था का कुछ खास बिगाड़ नहीं पाए हैं। लेकिन इन आंदोलनों के जरिए सत्ता तक पहुंचने वाले राजनीतिक दलों से करप्शन पर लगाम लगाने के लिए नए प्रयास जरूर किए गए हैं, जिसमें कई राज्यों की तरफ से जारी एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर्स भी शामिल हैं। और उसी दिशा में भगवंत सिंह मान ने भी कदम बढ़ाया है, जिसके बाद ये अब माना जा रहा है कि वो अरविंद केजरीवाल के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जब दूसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे
तब उन्होंने 5 अप्रैल 2015 को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 को लॉन्च किया था और ये वही नंबर है जिस पर मैंने अभी कॉल किया था और जानकारी लेने की कोशिश की थी। इस व्यवस्था के लिए केजरीवाल ने तब 15 करोड़ का बजट भी आवंटित किया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली के लोगों को जागरूक करने के लिए जगह जगह पर पोस्टर्स भी लगाए गए थे जिन पर यह लिखा था कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो उसे मना मत कीजिए, मना करने के बजाय फोन पर रिकॉर्ड कीजिए या फिर एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर 1031 पर फोन करें। अब पता नहीं कि इस हेल्पलाइन नंबर से दिल्ली में भ्रष्टाचार पर कितनी लगाम लगाई गई है, लेकिन ये संदेश जरूर गया था कि केजरीवाल सरकार करप्शन को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। गुजरात भी उन्हीं राज्यों में शामिल है जहां पर भ्रष्टाचार की शिकायत के तरीके के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर्स मौजूद हैं। वहां का जो नंबर है वो है 1800-233-44444 और सबूतों के साथ कोई भी व्यक्ति यहां पर शिकायत कर सकता है। महाराष्ट्र में भी सरकार की तरफ से एंटी करप्शन हेल्पलाइन की व्यवस्था मौजूद है और महाराष्ट्र में कोई भी निवासी 1064 पर कॉल कर सकता है और भ्रष्टाचार की शिकायत यहां पर की जा सकती है। और भ्रष्टाचार की शिकायत के लिए कर्नाटक में तो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर मौजूद है। वहां का नंबर है 08022251394। यहाँ पर अगर कोई रिश्वत मांगता है या फिर किसी के साथ भ्रष्टाचार हुआ है या कोई कर रहा है तो उसकी शिकायत यहाँ पर की जा सकती है। एक दूसरे से सटे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी भ्रष्टाचार विरोधी हेल्पलाइन नंबर्स हैं और वहाँ का नंबर है 1064। आंध्र प्रदेश में 0944044626 ये नंबर है आंध्र प्रदेश का। भ्रष्टाचार रोकने के लिए यहाँ पर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन शुरू की गई थी। और तमिलनाडु की बात करें तो भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए हेल्पलाइन नंबर है 04424615989। केरल में भी ऐसी व्यवस्था है जहां पर किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी की तरफ से रिश्वत की मांग पर कोई भी 8592900900 पर फरियाद कर सकता है। तो ये वो राज्य हैं जो पहले लोगों की शिकायत पर केस दर्ज करते हैं, फिर जासूसी उपकरणों और हिडन कैमरा से इस्तेमाल से रिश्वत की मांग करने वाले सरकारी अधिकारियों या कर्मचारियों को रंगे हाथों पकड़ते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ राज्यों की संवेदनशीलता और मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का असर अब दिखने भी लगा है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2021 में भारत एक पायदान ऊपर चढ़ा है और इस साल 180 देशों की सूची में भारत को 85वें स्थान पर रखा गया है, जबकि पिछले साल 40 अंकों के साथ भारत 86वें पायदान पर था। इसका सीधे तौर पर मतलब हम ये निकाल सकते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की मुहिम रंग ला रही है और यही एक बड़ी वजह है कि भारत की रैंकिंग एक पायदान सुधरी है। हालांकि एक दशक पहले तक भारत में भ्रष्टाचार को खत्म करने पर चर्चा तो खूब होती थी, लेकिन गंभीर प्रयास नहीं हुए थे। तब राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव को इसकी वजह बताया जाता था। तो पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी करप्शन एक्शन लाइन जारी करते हुए कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो लोग बातचीत को रिकॉर्ड कर लें या फिर वीडियो बना लें। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सबूत के तौर पर ये जो ऑडियो या फिर वीडियो है वो कितने मान्य हैं, यानी कोर्ट इनको क्या मानता है, क्या वाकई लीगल प्रोसीडिंग्स में इनकी कोई मान्यता है या फिर नहीं है। आइए हम सुनते हैं लीगल एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है। देखिए, यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक तो वो डायरेक्ट किसी पुलिस अधिकारी के पास या किसी ऐसे जांच एजेंसी के पास लेके जाता है, और दूसरा अगर वो सरकार को जो उन्होंने टोल फ्री नंबर भेजा है, टोल फ्री नंबर लॉन्च किया, उसको भेजता है। तो अगर आप किसी जांच एजेंसी के पास जाते हैं तो जांच एजेंसी आपकी कंप्लेन लॉन्च करेगी। कंप्लेन लॉन्च करने के बाद जब भी ये इनको हम लीगल लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जो सत्यता होती है वो 65B में सारा कुछ उसमें मेंशन है। जो IT एक्ट था उसको अमेंड करके 65B के तहत उसको एविडेंस एक्ट में बनाया गया था कि जो अब उसमें क्या होता है कि जब भी आप इस तरीके की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं तो उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी भी डिवाइस से कोई भी ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड किया तो
वो आपका जो एक्चुअल सोर्स है वो एक्चुअल सोर्स से ही उसकी ऑथेंटिसिटी नापी जाती है। दूसरा, जो आपने टाइम बताया है कि मैंने इस टाइम पे ये ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया था, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो सारी चीज़ें जब आप कोर्ट में जाते हैं या फिर आप किसी जांच एजेंसी को सौंपते हैं, तो आपको ये एविडेंस जो भी होते हैं इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, उसके साथ आपको एक सर्टिफिकेट, एक एफिडेविट के तौर पर देना होता है। उसके बाद ही वो कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं। अदरवाइज अगर आप वैसे देते हैं तो इनकी कोर्ट में कोई एडमिसिबिलिटी नहीं होती। तो पंजाब में एंटी करप्शन एक्शन लाइन का ऐलान भगवंत सिंह मान ने कुछ दिन पहले ही कर दिया था, लेकिन नंबर जारी करने के लिए उन्होंने आज यानी कि 23 मार्च का दिन चुना। सियासत में प्रतीक और परसेप्शन की बहुत बड़ी अहमियत होती है और इसीलिए पंजाब के नए मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने बड़े ऐलान को भगत सिंह के सपनों से जोड़ा है और बेहतर पंजाब बनाने का दावा किया है। भगवंत मान ने भगत सिंह को अपना आदर्श माना है और इसीलिए भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम को शहीद दिवस पर शुरू करने का फैसला किया। वैसे कहने की जरूरत नहीं कि इससे पंजाब के लोगों में अच्छा संदेश जरूर गया है, क्योंकि 23 मार्च एक ऐसी तारीख है जो हिंदुस्तान के इतिहास में एक खास जगह रखती है। साल 1931 में आज ही के दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने हंसते हुए फांसी के फंदे को चूमा था और देश की आज़ादी की जंग में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। वैसे तो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की फांसी का दिन अंग्रेज़ों ने 24 मार्च 1931 मुकर्रर किया था, लेकिन अंग्रेज़ी हुकूमत ने लोगों के गुस्से को देखते हुए तीनों को एक दिन पहले फांसी दे दी थी। आज़ादी के ऐसे मतवालों को देश कभी भूल नहीं सकता है। आज पंजाब के खटखट कलां गाँव में भी शहीद भगत सिंह को बड़ी तादाद में लोगों ने श्रद्धांजलि दी। खटखट कलां गाँव में भगत सिंह की विरासत को संभाल कर रखा गया है, जहां भगत सिंह का पैतृक घर है, जहां वो बचपन में अपनी मां के साथ रहा करते थे। खटखट कलां के उसी घर से देखिए ये रिपोर्ट, मैं वहां पहुंची और वही घर आपको दिखाती हूँ। मेरे साथ शहीद भगत सिंह वेलफेयर सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं। आइए सर, जरा हमको बताइए इस पूरे घर के बारे में, कौन कौन रहता था, कहाँ पर, किसके क्या कमरे हैं? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਨਸੈਸਟਰਲ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਘਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਲਿਖਾਈ ਆ ਜਾਂ ਬਚਪਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਸਭ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। और ये यही बता रहे हैं कि एक्चुअल गांव यही था, लेकिन उस वक्त यहाँ पर जमीन ज्यादा उपजाऊ न होकर पाकिस्तान वाले पंजाब में जमीन उपजाऊ थी, इसलिए उन्होंने उधर भी जमीन अपनी खरीदी लायलपुर में। ਲਾਇਲਪੁਰ में, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚੱਕ ਨੰਬਰ 105, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਪਨ ਵੀ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਣਕ ਲੱਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾਹੌਲ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਸੰਗ ਹੀਰੋ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ही नहीं सकती। ये देखिए एक चूल्हा है, लेकिन बड़े अच्छे से इसको लेप के रखा हुआ है। मेरे ख्याल से ये भी उसी का है। ये शायद रसोई उस दौरान हुआ करती थी। ਚੁੱਲਾ ਚੌਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਕਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਸੇਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਓਪਨ ਰਸੋਈ ਰੱਖ ਲਓ, ਪਿਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਥੋੜਾ ਹਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗਰਮੀ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਇਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਖੁੱਲਾ ਡੁੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ ਹੈ। देखिए ये मैं सच बता रही हूँ, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में, लेकिन पंजाबी इसको पंजाबी में कहते हैं आड़ा। यहाँ पर रात में जब हम सोते हैं तो एक दिया यहाँ पर लगा दिया जाता है, वो भी एक परंपरा है। संध्या दीपक अक्सर हिंदू धर्म में ये परंपरा है कि लोग लगाते हैं, लेकिन सिख धर्म में वो दीपक जब शाम में चूल्हा चौका खत्म होता था, उसके बाद एक छोटा सा दीपक यहाँ पर जलाकर रख दिया जाता था और फिर वही उसी दीपक की लौ के साथ अगले दिन सुबह का खाना शुरू होता था। चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर का। अच्छी खबर है, अगर आप भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको ज़रूर देखनी चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ज़्यादा कीमत से अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही इलेक्ट्रिक कार की कीमत कम होने वाली है। इस बात का दावा खुद सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है।
गडकरी ने जोर देकर कहा है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमत पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों के बराबर होगी। इलेक्ट्रिक की आज से मैक्सिमम 2 साल के अंदर पेट्रोल की स्कूटर, मोटरसाइकिल, पेट्रोल की ऑटो रिक्शा और पेट्रोल की कार, इसके बराबर इलेक्ट्रिक की कार, स्कूटर, ऑटो रिक्शा की कीमत होगी। मैं आपको बता रहा हूं, अभी लिथियम आयन बैटरी की कीमत कम होते जा रही है और हमने जो केमिस्ट्री पे काम शुरू किया हमारे देश में, हमारे रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन IIT स्टार्टअप ने, उसमें हम लोग केवल लिथियम आयन नहीं, जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन, सोडियम आयन, इस केमिस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सब डेवलप हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक में आपको बताता हूं कि अगर पेट्रोल के लिए अगर आप 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक के लिए 10 रुपए लगेंगे। आवाज भी नहीं आता, धुआं भी नहीं निकलता। देश में सड़कों के जाल और सड़क पर रफ्तार दोनों पर तेजी से काम किया जा रहा है। 2024 तक देश में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे बेहतर हो जाएगा और साथ ही इन सड़कों पर दौड़ने वाली ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक होंगी। ये केवल कल्पना नहीं, इलेक्ट्रिक कार की बिक्री को बढ़ाने के लिए सरकार भी हर संभव कोशिश कर रही है। फेम स्कीम के तहत इन वाहनों पर सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि इसके बाद भी इनकी कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के मुकाबले ज्यादा है। ऐसे में केंद्रीय परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया है कि अगले 2 साल में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमत पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों के बराबर हो जाएगी। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक कार की कीमतों में कमी आएगी कैसे। चलिए हम आपको इसका पूरा गणित भी समझा देते हैं। दरअसल इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमत ज़्यादा होने की वजह से क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी वजह ये समझ लीजिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियों में लगाई जाने वाली बैटरी, अगर बैटरी सस्ती हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की कीमतों में बहुत बड़ा अंतर देखा जा सकेगा। ज़्यादातर इलेक्ट्रिक कारों में लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार का ये दावा है, जैसा भी आपने सुना भी था नितिन गडकरी साहब को, कि लिथियम आयन बैटरी की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और इसी के चलते बैटरी की कीमत भी कम होगी तो इलेक्ट्रिक कारों की कीमतें जाहिर सी बात है कि ऑटोमेटिकली वो भी कम हो जाएंगी। इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए जिंक आयन, एल्यूमिनियम आयन और सोडियम आयन बैटरी बनाने पर काम किया जा रहा है, जिससे गाड़ियों पर होने वाला खर्च 10 गुना कम हो सकता है। यानी टेक्नोलॉजी में तेजी से हो रहे बदलाव और ग्रीन एनर्जी के चलते इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में कमी आ सकती है और इलेक्ट्रिक गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं। तो जाहिर सी बात है कि लोगों का रुझान भी इस तरफ ज़्यादा बढ़ेगा ही और इसकी एक बड़ी वजह और भी है, इलेक्ट्रिक वाहन से जेब खर्च पर तो असर पड़ेगा ही, ये गाड़ियां पर्यावरण के भी अनुकूल होंगी जिससे प्रदूषण बिल्कुल नहीं होगा। इलेक्ट्रिक कार के क्या और फायदे हैं हम विस्तार से एक बार फिर से आपको समझाते हैं क्या क्या फ़ायदे इसके हो सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार की फुल चार्जिंग में 6 घंटे का वक्त लगता है, सबसे पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि इसमें 7 यूनिट बिजली खर्च होती है। उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 1 यूनिट बिजली की कीमत 6 रुपये है तो सिंगल चार्ज में 42 रुपये खर्च आएगा, यानी कि प्रति किलोमीटर आपका खर्च 60 पैसे से भी कम आएगा। पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक व्हीकल की लागत 2 से 2.5 गुना अधिक है। हालांकि जब आप इसे खरीद कर घर लाते हैं तो इसका रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट पारंपरिक वाहनों की तुलना में करीब 1/4 ही हो जाता है, यानी कि इसकी मेंटेनेंस लागत काफ़ी कम होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करना ठीक वैसे ही है जैसे आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। एक बार अगर आप फुली चार्ज कर लेते हैं तो उसके बाद आप कहीं भी जाएं कोई समस्या आपको नहीं होती है। वैसे चार्जिंग की समस्या ना हो इसके लिए भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार ने हाईवे पर हर 25 किलोमीटर के बाद चार्जिंग स्टेशंस की व्यवस्था भी की है और साथ ही इंडिया योजना दूसरे चरण के तहत 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 68 शहरों में 2877 चार्जिंग स्टेशंस को मंजूरी दी गई है। इलेक्ट्रिक कार का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा ये भी आपको समझाते हैं।
इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसके जरिए प्रदूषण पहली बात तो बिल्कुल नहीं होता है। ई कार और बाइक से किसी भी प्रकार का धुआं या फिर गैस नहीं निकलता है, जिसके कारण पर्यावरण के लिहाज से ये काफी लाभदायक भी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की कच्चे तेल की आयात पर निर्भरता 82.9% से बढ़कर 83.7% पर पहुंच गई है और ये आंकड़े बता रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़ी रकम पेट्रोलियम पर खर्च कर रहा है। ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से भारत की इस निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। वहीं इलेक्ट्रिक कार में इंजन ना होने के कारण साइलेंसर से भी किसी प्रकार की आवाज़ नहीं आती है और इसके अलावा कार में कोई आवाज़ ना होने के कारण इसमें सफ़र भी आरामदायक होता है। यानी काफ़ी शांति के साथ आप अपना सफ़र तय कर सकते हैं, गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन इन सभी फ़ायदों के बावजूद अभी भी लोगों के बीच इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत कम पॉपुलर हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है ग्राहकों में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए विश्वास की कमी। और ये क्यों है, आइए हम सुनते हैं एक्सपर्ट्स इसको लेकर क्या कह रहे हैं। देखिए, ग्राहकों में इलेक्ट्रिक कार लेके थोड़ी सी विश्वास की कमी इसलिए है क्योंकि दो मेन चीजें। एक तो आज के डेट में इलेक्ट्रिक कार में ज्यादा चॉइस नहीं है। कम दामों में सिर्फ 2 या 3 मॉडल है, ऊंचे दामों में भी सिर्फ 1 या 2 मॉडल अवेलेबल है, तो कुछ खास चॉइस ग्राहक के पास नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इलेक्ट्रिक गाड़ी पेट्रोल गाड़ी, डीजल गाड़ी के मुकाबले कई ज्यादा महंगी है। और तीसरी बात है, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बचा नहीं है। अब देखिए, अब दिल्ली को मत लीजिए, दिल्ली की तुलना अलग है। दिल्ली में हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया जा रहा है, लेकिन जब तक ना भारत के हर शहर में, हर छोटे से जगह पे, हाईवेज पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, तब तक जो है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर कॉन्फिडेंस, इलेक्ट्रिक कार्स क्यों, मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कॉन्फिडेंस भारतीय ग्राहकों को नहीं आएगा। सड़क और सफ़र को लेकर आम लोगों के लिए एक और गुड न्यूज़ है। अगर आप हाईवे पर अधिक सफ़र करते हैं और बार बार लगने वाले टोल टैक्स से परेशान हैं तो आपको राहत मिलने वाली है। अब हाईवे पर सफ़र करना सस्ता हो सकता है और बार बार टोल देने के लिए रुकने की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि सरकार नियमों को आसान करने जा रही है। क्या है टोल प्लाजा को लेकर सरकार का नया फैसला, देखिए। जब से इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, जॉन केनेडी, इनका एक वाक्य मैं हर समय याद रखता हूं, और उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मैं इसी बात पर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, उसके आधार पर मैं इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये विश्वास मैं दिलाना चाहता हूं। रफ्तार के ये हाईवे अब भारत की पहचान है। देश में रोज ऐसी ही 38 किलोमीटर सड़कें बन रही हैं। गडकरी की सड़क क्रांति ने भारत के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत बदल कर रख दी है। नितिन गडकरी की माने तो 2024 तक भारत के पास अमेरिका जैसा रोड का जाल होगा। यही नहीं, इस साल दिसंबर तक दिल्ली से कई शहरों का सफर केवल 2 घंटे में तय हो जाएगा। और तो और श्रीनगर से मुंबई केवल 20 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ये सड़कें न केवल सहूलियत के लिहाज से हाईटेक होंगी, बल्कि सुविधाओं के लिहाज से भी मिसाल होंगी। हम 650 रोड साइड एमिनिटीज बना रहे हैं और हर जगह पर महिलाओं के लिए स्पेशल टॉयलेट होंगे, और जो महिला अपने बच्चों को दूध पिलाना चाहती होगी वो रूम में अंदर जाकर एसी में बैठकर वहां दूध पिला सकेगी। इसकी अरेंजमेंट भी की है और 1 साल में अंदर ये पूरे होंगे। इसमें फ्यूएल स्टेशन होगा, ईवी चार्जिंग स्टेशन होगा, रेस्ट रूम होंगे, बेबी केयर सेंटर्स होंगे, डॉर्मेट्री, ट्रक ड्राइवर्स होंगे, कन्वेंशन सेंटर, ट्रॉमा सेंटर भी होंगे। परिवहन मंत्री की सड़क क्रांति ने न केवल देश को रफ्तार दी है, बल्कि दूर दराज के शहरों के बीच की दूरियां भी कम कर दी हैं। हाईवे पर सड़कों का सफर आसान बने, इसके लिए हाईवे पर टोल प्लाजा की संख्या भी कम की जा रही है। अब 60 किलोमीटर की दूरी में केवल एक टोल प्लाजा ही होगा, यानी 60 किलोमीटर के दायरे में जो भी टोल प्लाजा हैं, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है,
मैं बार बार कहता हूँ पर पैसे मिलते इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने। तो अब मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। सरकार रफ्तार के साथ सड़क सुरक्षा पर भी खास ध्यान देने जा रही है। मसलन 8 यात्रियों तक ले जाने वाली हर कार में अब 6 एयरबैग होंगे ताकि हाईवे पर हादसों के वक्त जान माल का नुकसान कम किया जा सके। आज ये जो रोड सेफ्टी की बात हुई, इसमें अभी हमने रोड इंजीनियरिंग में सुधार करने के लिए काफी उपाय किया। ऑटोमोबाइल में इंडस्ट्री का भी मैं मंत्री हूँ, बहुत इंडस्ट्री मेरे ऊपर नाराज हो गई क्योंकि इकोनॉमिक मॉडल को मैंने 6 एयरबैग मैंडेटरी कर दी। तो उन्होंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी, तो मैंने कहा कॉस्ट बढ़ेगी तो बढ़ने दो, गरीब मरता है तो मरने दो और धनवान को बचाओ, ऐसा है क्या मतलब यार। इसके बाद इस देश में इकोनॉमिक मॉडल, छोटा से छोटा कोई नैनो मॉडल हो, हर गाड़ी में 6 एयरबैग्स लगेगी, ये हमने मैंडेटरी कर दिया ताकि हमारे लोगों की जान मिल जाए। परिवहन मंत्री का प्लान 2024 तक भारत को सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिका के बराबर खड़ा करने का है। फिलहाल तो 2023 और 2024 तक भारत में तमाम हाईवे प्रोजेक्ट पूरे होने हैं, जिनके पूरा होने के बाद भारत के विकास और उसकी रफ्तार का सीन पूरी तरह बदल जाएगा। सरकार का फोकस केवल सड़कों के विस्तार पर ही नहीं है, बल्कि सरकार चाहती है कि रफ्तार के साथ लोगों की यात्रा भी सुरक्षित बने। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आप देख रहे हैं अच्छी खबर सच्ची खबर, और अपने शो में आखिर में मैं हमेशा एक दिलचस्प तस्वीर दिखाती हूँ, लेकिन आज आपको एक ऐसी खबर बता रही हूँ जो प्रेरणा देने वाली है। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने सिर्फ 25 साल की उम्र में खेल से संन्यास ले लिया। बार्टी ने अपने करियर में 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। फ्रेंच ओपन और विंबलडन के अलावा इस ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब भी इस साल उन्होंने अपने नाम किया, जबकि उनके खेलते रहने के लिए आगे लंबा वक्त था और अपार संभावनाएं थी। एशले बार्टी ने अचानक खेल को अलविदा कह दिया, और ये फैसला क्यों अहम है इसे भी समझिए। सफलता के शिखर पर मौजूद होकर लोग आम तौर पर ऐसा नहीं करते, लेकिन खेल हो या कोई भी काम, हम जो कर रहे होते हैं उससे परे जाकर जीवन में दूसरी संभावनाओं को टटोलते नहीं हैं, कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन एशले बार्टी ने मैसेज दिया है कि जब आप अपने काम में 100% नहीं दे पा रहे हो तो हमें अटके रहने की बजाय आगे बढ़ना चाहिए। दिन बन जाता है